हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई ऋषभ कुमार अगेन वेलकम यू ऑन आवर चैनल एडुजीवा। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस एंड वी आर गोइंग टू स्टडी आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज फेडरलिज्म। हम लोग चैप्टर फेडरलिज्म पढ़ने जा रहे हैं। तो फेडरलिज्म पढ़ने से पहले हमने पिछले चैप्टर में यानी फर्स्ट चैप्टर में फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ा था। उसमें देयर वाज अ मेजर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग दैट इज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। हमने वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर या वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बारे में पढ़ा था। तो वहां के क्या बताया था मैंने? वर्टिकल लाइन ऐसा होता है। वर्टिकल लाइन में क्या होगा? हमारा डिफरेंट लेवल्स होंगे, अलग अलग लेवल्स में है। तो हम लोग कैसे अपने पावर को डिफरेंट लेवल्स में शेयर करते हैं उसी के बारे में हम लोग वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में पढ़ते हैं। और इसी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को हम लोग फेडरलिज्म भी कहते हैं। तो लेट्स सी कि हम लोग कैसे कैसे पावर को डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड करते हैं। तो हम लोग बेसिकली क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? विल डिस्कस अबाउट थ्योरी ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म होता क्या है, फेडरलिज्म की क्या क्या प्रैक्टिस कैसे कैसे किया जाता है, फेडरलिज्म कितने तरह के फेडरलिज्म होते हैं, और हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसके क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, संविधान में फेडरलिज्म को कैसे डिफाइन किया गया, उसके क्या प्रोविजंस हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स के बारे में कि कैसे पॉलिसी जो सरकार बनाती है या फिर पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल ग्रुप्स, वो कैसे फेडरलिज्म को मजबूत करते हैं या फेडरलिज्म को इफेक्ट करते हैं। देन विल स्टडी अबाउट लोकल गवर्नमेंट। फिर हमारा लास्ट टॉपिक होगा लोकल गवर्नमेंट के बारे में, दैट इज म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायती राज। तो इन सब चीज़ों के बारे में बेसिकली हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। तो बेसिकली हमें जानना पड़ेगा उससे पहले कि फेडरलिज्म क्या होता है। वो जानने से पहले हमने तो बेसिकली ये जान ही चुका है कि हमको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर करना पड़ेगा, यानी डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में पावर को शेयर करना पड़ेगा। तो उससे पहले हम जानते हैं कि पावर को हम लोग शेयर करते क्यों डिफरेंट लेवल्स में, उसको हम लोग क्यों करते हैं। दिस कैन बी बेस्ड ऑन लैंग्वेज, रीजन, कल्चर, ज्योग्राफी। कैसे होता है? लेट्स सी। देखिए, हमने बेल्जियम का केस देखा था। बेल्जियम में क्या देखा था? हमारे दो रीजन थे, वन वाज फ्लेमिश रीजन और दूसरा वेलोनिया रीजन। फ्लेमिश रीजन में हमारे डच बोलने वाले मेजोरिटी में थे और वेलोनिया रीजन में हमारे फ्रेंच बोलने वाले। तो वहां क्या हुआ? दो अलग अलग डाइवर्स रीजन था, डाइवर्सिटी थी। इसीलिए क्या हुआ? पावर को, यानी वहां पे क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ पावर्स को लेके रीजनल गवर्नमेंट को दे दिया गया, यानी स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? टू रिस्पेक्ट देयर डाइवर्सिटी, उस डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करने के लिए ऐसा किया गया। हम लोग बेसिकली इन्हीं सब चीजों की, या तो लैंग्वेज की डाइवर्सिटी, रीजन की डाइवर्सिटी, कल्चर और ज्योग्राफी की डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करने के लिए, उसको एकोमोडेट करने के लिए हम लोग डिफरेंट लेवल में पावर शेयरिंग कर सकते हैं। तो अब बेसिकली हमने बेल्जियम का एग्जांपल तो जान ही लिया कि सम पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट गिवन टू रीजनल गवर्नमेंट। वहां बेल्जियम में क्या किया गया था? हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ पावर थे उसको ट्रांसफर कर लिया था, किसको? स्टेट गवर्नमेंट्स को। और क्या था? इन्होंने यूनिटरी टू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में शिफ्ट कर दिया। अभी हम लोग देखेंगे कि यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है और फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। फिर और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे उसने यूनिटरी टू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में शिफ्ट कर गए। लेकिन हम लोग श्रीलंका का केस देखेंगे। श्रीलंका में क्या होता है? हमारा एक ही गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट, बस एक गवर्नमेंट है जिसके पास सारा का सारा पावर है। वो जैसे चाहे सारे रीजन के लिए सेम पॉलिसी लागू होगी। तो वहां उस सिस्टम को हम लोग यूनिटरी सिस्टम कहते हैं। इसके बारे में और हम लोग जानते हैं यूनिटरी सिस्टम क्या होता है। और वहां पे क्या डिमांड किया जा रहा है? वहां जो तमिल के लीडर हैं जो माइनॉरिटी में हैं, दे आर डिमांडिंग फॉर फेडरलिज्म। वो वहां फेडरल डिवीजन ऑफ पावर की मांग कर रहे हैं। तो अब ये तो आपको समझ में आ गया। ये दोनों एग्जांपल मैंने बस ये बताने के लिए बताया था कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या फिर डिफरेंट लेवल्स में कैसे डिमांड किए जाते हैं और उसको कैसे पूरे किए जाते हैं। अब देखिए, हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के टाइप्स किस किस तरह के होते हैं? दे आर मेनली टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जो हमारा वर्ल्ड में पाए जाते हैं, मॉडर्न डेमोक्रेसी में पाए जाते हैं। क्योंकि मोनार्की में तो पावर शेयरिंग की कोई बात ही नहीं है। तो मोनार्की में क्या होता था? राजतंत्र में क्या होता था? पावर तो एक ही आदमी के हाथ में रहता था या एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपुल के हाथ में रहता था। लेकिन पावर को शेयर कहाँ करना पड़ेगा? डेमोक्रेसी में ही तो शेयर करना पड़ेगा। तो डेमोक्रेसी में शेयर करने के लिए हमारे दो टाइप के गवर्नमेंट होते हैं, वन इज यूनिटरी एंड सेकेंड वन इज फेडरल, यानी यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग, और यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल सिस्टम ऑफ
गवर्नमेंट। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी का मतलब जान के क्या, शब्द सुनने से क्या लग रहा है, एक, यूनिट मतलब एक होता है, नाम सुनने से लग रहा है यूनिटरी मतलब एक। तो यूनिटरी सिस्टम का मतलब होता है कि आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब बस एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है, यानी पूरा देश है, ये मान के चले पूरा का पूरा देश है, उसमें एक ही गवर्नमेंट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सबके जगह पावर को अपना पूरा कंट्री को कंट्रोल करेगा। इट मीन्स देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, बस एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, जिसको हम लोग नेशनल गवर्नमेंट कहते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कहेंगे। वही पूरे देश की जो पॉलिसी होगी, पूरे देश की पॉलिसी एक गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। और या फिर इसके सब यूनिट्स भी हो सकते हैं, अलग अलग रीजन में सब यूनिट्स भी हो सकते हैं, अलग अलग रीजन भी हो सकते हैं, लेकिन बट दे आर सब यूनिट, यानी सब ऑर्डिनेट होते हैं, ये सब ऑर्डिनेट होते हैं टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सब ऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, उस सेंट्रल गवर्नमेंट के सब ऑर्डिनेट है, इसका मतलब कि दे आर आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी ऑर्डर चाहे वो उनको दे सकती है, यानी सब जितने भी सब यूनिट हैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी ऑर्डर चाहे वो अपना ऑर्डर पास कर सकते हैं, और जो भी हमारे सब यूनिट हैं उनको उस ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। एंड दे आर आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सारे जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ये आंसरेबल होते हैं, जवाबदेही होती है उनकी। आई होप कि यूनिटरी गवर्नमेंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज फेडरल गवर्नमेंट और फेडरलिज्म, जिसके बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो लेट अस सी व्हाट इज फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेट्स सी, हमने यूनिटरी गवर्नमेंट तो देख ही लिया, नो लेट्स सी फेडरलिज्म और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी में हमने क्या देखा कि ओनली वन नेशनल गवर्नमेंट होगा, और अगर सब यूनिट में वो डिवाइड भी करता है तो सब यूनिट के पास कोई अपना पावर नहीं होगा, उनको जो पावर मिलेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑर्डर करेगी वो सब यूनिट को करना होगा। नाउ लेट्स सी व्हाट इज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, वहां तो हमारे एक ही गवर्नमेंट था ना, लेकिन यहाँ वी सेपरेट, वी डिवाइड पावर टू डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। हम लोग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में पावर को डिवाइड करते हैं। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे एक सेंट्रल अथॉरिटी होगा और अलग अलग कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ कंट्री अलग अलग होगा, जिसमें हम लोग पावर को डिवाइड करते हैं। सपोज एग्जांपल के थ्रू आप मानिए, जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया में क्या होता है, हमारा एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या होता है, पूरे इंडिया का शासन संभालना, इंडिया के लिए, पूरे इंडिया के लिए पॉलिसी बनाना। और वही इंडिया को हमने क्या किया है, अलग अलग रीजन, अलग अलग स्टेट में डिवाइड कर दिया है। फिर अलग अलग स्टेट के अपने अपने गवर्नमेंट होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जैसे हो गया यूपी गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, ये सारे अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट भी होते हैं। इसका मतलब क्या किया हमने, पावर को, कुछ पावर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया और कुछ पावर हमने स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। तो व्हाट डज दिस फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन? इट मींस पावर इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी, एक सेंट्रल अथॉरिटी होगा, उसको भी कुछ पावर मिला हुआ होगा, और वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ कंट्री, और हमारे देश के अलग अलग यूनिट जो हैं उनको भी पावर दिया गया होगा। लेकिन यूनिटरी में क्या था, हमारा एक ही सेंट्रल अथॉरिटी तो था, लेकिन अगर सब यूनिट थे भी तो उनको अपना कुछ पावर नहीं मिला हुआ था, उनको सारा कुछ मानना पड़ता था। किससे? जो सेंट्रल अथॉरिटी जो कहेगी उससे मानना पड़ेगा। लेकिन फेडरल में क्या हुआ, हमने पावर को डिवाइड कर दिया। एक सेंट्रल अथॉरिटी को तो जो पावर दिया और उसके कुछ पावर को हमने क्या किया, स्टेट लेवल पे ट्रांसफर कर दिया, या फिर रीजनल लेवल पे हमने उनके पावर को ट्रांसफर कर दिया। तो बेसिकली इसमें क्या होंगे, 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो सकते हैं हमारे फेडरल में, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में। तो बेसिकली कितने होते हैं, मान के 2 होते हैं। कौन कौन? एक हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट, और दूसरा प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट। तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है, दिस इज गवर्नमेंट फॉर इंटायर कंट्री, पूरे देश के लिए एक सरकार होती है जिसे हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। और इसका काम क्या होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, जो पूरे देश की हित के लिए होता है, पूरे देश के कॉमन हित के लिए, पूरे देश के कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के लिए, उन चीजों पे इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। कि इनका सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरे देश के लिए जो नेशनल कॉमन इंटरेस्ट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। और दूसरे हमारे क्या होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या होते हैं, हमारे डिफरेंट प्रोविंशियल लेवल या फिर स्टेट लेवल पे होते हैं। जैसे इंडिया में कैसे होते हैं, हमारे यूपी में, बिहार में
एमपी में, केरला में, अलग अलग लेवल पे हमारे स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट होते हैं। तो दे आर एट लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट, स्टेट के लेवल पे हमारे गवर्नमेंट होते हैं। इनका क्या काम होता है? देयर वर्क इज टू लुक आफ्टर मच ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब रोजमर्रा की जो प्रशासन होती है उसका कामकाज को देखना, रोज की जो कामकाज होता है उसका देखना काम किसका होता है? स्टेट गवर्नमेंट का। तो हमारे सेंट्रल में अभी एग्जांपल में कौन कौन से होते हैं? जैसे डिफेंस ऑफ द कंट्री, देश की रक्षा कैसे करनी है, वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा। फॉरेन अफेयर, विदेशी नीति, हमारे देश की विदेश नीति क्या होगा, हमें विदेश से कैसे बात करना, हमें फॉरेन से कैसे बात करना है, दूसरे देश से कैसे बात करना है, तो ये सब किसका काम होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। क्यों होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी? कि वो डिफेंस ऑफ कंट्री पूरे देश के इंपॉर्टेंस के लिए है, कोई एक स्टेट या फिर कोई दूसरे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। ये डिफेंस ऑफ कंट्री जो है ये पूरे देश का कॉमन नेशनल इंटरेस्ट है, पूरे देश के लिए है, इसीलिए उसका हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। या फिर हमारा फॉरेन अफेयर भी जो है, फॉरेन अफेयर क्या होगा? हमारे पूरे देश की एक नीति होगी, हमारा पूरा देश का एक पॉलिसी होगा कि हाउ वी हैव रिलेशन विथ अदर कंट्रीज, हमारा दूसरे कंट्री के साथ क्या रिलेशन होगा, वो पूरे देश की, कोई एक राज्य की, कोई ये नहीं कहेंगे कि बिहार की अलग विदेश नीति होगी, फॉरेन अफेयर होगा, या फिर एमपी का अलग होगा, हमारा पूरा देश का एक ही फॉरेन अफेयर होगा, तो उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। इसको हम लोग और आगे अभी स्टडी करेंगे, जब वी विल स्टडी अबाउट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बारे में जानेंगे तो और भी बहुत कुछ इसके डिटेल में जाएंगे। अभी हमें बस जानना है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और एक स्टेट गवर्नमेंट होता है। हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या होता है? कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, पूरा देश की जो नेशनल इंटरेस्ट होती है उसके बारे में इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और इसका डे टू डे कामकाज को संभालना हमारा स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। इसमें कौन कौन, जैसे हमारे पुलिस हो गए, लैंड हो गए, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। इसके बारे में और हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर अब देखिए इसमें क्या होता है, हमारा दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अपना अपना इंडिपेंडेंट पावर मिला हुआ होता है, दोनों को अपना अपना इंडिपेंडेंट पावर मिला हुआ होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे के, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पावर मिला हुआ है और स्टेट गवर्नमेंट को अलग अलग पावर मिला हुआ है। इसका मतलब अगर जो भी पावर स्टेट गवर्नमेंट को मिला हुआ उसमें हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता कि भैया तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम इस पे कानून इस तरह क्यों बना रहे हो। और वही चीज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी चीज इनको, जो पावर इनको मिली हुई है उस पावर का कुछ यूज करता है तो स्टेट गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों को इंडिपेंडेंट पावर मिले हुए हैं, दोनों को इंडिपेंडेंट पावर मिले हुए हैं। और यहां हमने क्या देखा, स्टेट गवर्नमेंट को अपना पावर होता है जिसके लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं है, जवाबदेही उसकी नहीं है, जो भी पावर उसको मिले हुए हैं। लेकिन यूनिटरी में हमने क्या देखा था कि सारी जवाबदेही होती है, हमारे जो भी रीजनल गवर्नमेंट होती है उसकी पूरी जवाबदेही सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ स्टेट गवर्नमेंट को जो भी पावर मिली हुई है उसकी कोई भी जवाबदेही उसकी पड़ती सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको नहीं देना पड़ता है। तो स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ऑन, इसका अपना पावर होता है, फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को वो आंसरेबल नहीं होता है। और साथ में दोनों गवर्नमेंट जो होते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट, दोनों सेपरेटली जनता को आंसरेबल होते हैं, जनता को दोनों अलग अलग तरीका से आंसरेबल होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पावर मिला हुआ है उसमें हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट आंसरेबल है, और स्टेट गवर्नमेंट को जो पावर मिला हुआ है उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट आंसरेबल है जनता के लिए। दोनों अपने अपने तरीके से जवाबदेही है, एक की जवाबदेही दूसरे के लिए नहीं है, इसकी जवाबदेही इसके लिए नहीं है, लेकिन जनता के लिए दोनों की जवाबदेही अलग अलग तरीके से। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल स्टडी अबाउट की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का क्या क्या फीचर होता है। तो लेट्स सी व्हाट आर की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, लेट्स सी नाउ लेट अस सी व्हाट आर की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के क्या की फीचर्स होते हैं या क्या विशेषता होते हैं। फेडरलिज्म को हिंदी में हम लोग संघवाद भी कहते हैं। तो संघवाद की क्या विशेषताएं हैं, लेट अस सी। तो सबसे पहला क्या विशेषता है, देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी क्या होगा, 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारा इंडिया है, इंडिया में क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और हमारा लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट मतलब जहाँ म्युनिसिपैलिटी और पंचायती
राज है। तो हमारा पहला क्या हो गया, देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगे। उसके बाद क्या है हमारा, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। क्या होता है हमारे डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट जो होते हैं या डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो होते हैं वो सेम सिटीजन पे शासन करते हैं, सेम सिटीजन पे गवर्न करते हैं, सेम सिटीजन के लिए पॉलिसी बनाते हैं। मतलब सब कुछ मान के चलिए, कोई आप हो, आपके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बनाती है, आप जनता हो तो आपके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बनाती है, और साथ में स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बनाती है, पॉलिसी बनाती है। इट मीन्स डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट और डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, सेम सिटीजन को गवर्न करती है। लेकिन सेम सिटीजन को तो गवर्न करती है, बट दे हैव सेपरेट जुरिस्डिक्शन। सेपरेट जुरिस्डिक्शन का मतलब उनका अपना अपना एक अधिकार क्षेत्र होता है। अधिकार क्षेत्र का मतलब उनको क्लियरली मेंशन किया गया होता है कि तुम्हारा ये पावर है, तुम इन सब्जेक्ट पे पॉलिसी बना सकते हो, लॉ बना सकते हो। और जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर दे दिए गए हैं कि तुम इन्हीं पावर्स, इन्हीं सब्जेक्ट पे पॉलिसी बना सकते हो। और स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ पावर दे दिए गए हैं, उन्हें बता दिया गया है कि यही तुम्हारा अधिकार है, यही तुम्हारा जुरिस्डिक्शन है, तुम्हें इसी पे पॉलिसी बना सकते हो, इसी पे कानून बना सकते हो। दिस मीन्स दे हैव देयर ओन जुरिस्डिक्शन, उनका अपना एक अधिकार क्षेत्र होता है। उन किन किन मैटर में अधिकार क्षेत्र होता है, इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब कानून बनाना, कानून बनाने के मैटर में सबका अपना अपना एक लेजिस्लेशन होता है। फिर हमारा टैक्सेशन, टैक्स कैसे कैसे लगाया जाए, टैक्स का क्या हमारा पॉलिसी होना चाहिए, उसका भी अलग अलग सबका जुरिस्डिक्शन है, सबका अलग अलग अधिकार क्षेत्र है। और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, उसको कैसे देश के लिए पॉलिसी बनाना है, देश को कैसे चलाना है, उसके लिए अलग अलग हमारा जुरिस्डिक्शन है, उसका अपना अपना अधिकार क्षेत्र है। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना एक अलग जुरिस्डिक्शन मिला हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना एक अलग अधिकार क्षेत्र मिला हुआ है, और स्टेट गवर्नमेंट को अलग अपना जुरिस्डिक्शन या अधिकार क्षेत्र मिला हुआ है। दोनों अपने अपने मैटर में जो मैटर उनको मिले हुए हैं उनमें वो अपना कानून बना सकते हैं, उन पे वो पॉलिसी बना सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग और जब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे तब लोग और ज्यादा हम लोग क्लियर होंगे कि कैसे अलग अलग पावर मिले हुए हैं। पहले अभी बस जानना हमें कि अब सबका अलग अलग अधिकार क्षेत्र होता है। और क्या होता है, जुरिस्डिक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव लेवल और टायर्स गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि किस लेवल को कितना पावर मिला हुआ है, किस लेवल को कितना जुरिस्डिक्शन मिला हुआ है, किस लेवल को कितना अधिकार क्षेत्र मिला हुआ है। इसका मतलब डिफरेंट लेवल, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग अधिकार क्षेत्र संविधान में लिखा हुआ होना चाहिए, तुम इसमें काम करोगे। स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी संविधान में लिखा हुआ होना चाहिए कि तुम ये काम करोगे। इसका मतलब संविधान में क्लियरली स्पेसिफाई होना चाहिए कि उसका क्या जुरिस्डिक्शन है या अधिकार क्षेत्र है। उसके बाद हमारा फोर्थ की फीचर क्या कहता है कि जो भी संविधान के हमारे क्या होंगे, फंडामेंटल प्रोविजन, फंडामेंटल प्रोविजन को बस एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकता। यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ही चाहे कि हमारे फंडामेंटल प्रोविजन को चेंज कर दे, उसको बदल दे, तो वो ऐसा भी नहीं होगा। उसके लिए उसको दूसरे लेवल ऑफ गवर्नमेंट यानी अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट से भी उसको मांगना पड़ेगा, मान्यता लेनी पड़ेगी, उनसे भी पूछना पड़ेगा। इट मीन्स कि हमारा संविधान का जो फंडामेंटल प्रोविजन है उसको बदलने के लिए दोनों का डिसीजन चाहिए। इसके बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे आगे, जब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तब इन सब के बारे में फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये कैसे लागू होता है। अभी बस हम लोग की फीचर देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या है, कोर्ट, जो हमारे कोर्ट होते हैं, कचहरी होते हैं, दे हैव पावर टू इंटरप्रिटेट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट करने का पावर किनके पास होता है, कोर्ट्स के पास, यानी जुडिशरी के पास पावर होता है कि संविधान की व्याख्या करना, संविधान कैसे लिखा हुआ है, संविधान का क्या मतलब है, किस आर्टिकल का क्या मतलब है, उसकी व्याख्या करना किसका काम है, कोर्ट का, यानी जुडिशरी का ये काम है। एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या पावर है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या पावर है, या फिर लोकल गवर्नमेंट का क्या पावर है, इसकी भी व्याख्या करना, यानी संविधान को पढ़ के, संविधान को समझ के उसकी व्याख्या करना कि स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर, ये सब काम किसका होगा, कोर्ट का, यानी जुडिशरी का ये काम होगा।
और क्या होगा हमारा 5 फीचर हमने पढ़ लिया। 6 फीचर क्या होगा कि हमारा हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए उसके सोर्स ऑफ रेवेन्यू को क्लियरली स्पेसिफाई किया जाना चाहिए। तुम्हारा ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, तुमको यहाँ से पैसा आएगा, वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। ये क्यों मेंशन होना चाहिए सोर्स ऑफ रेवेन्यू? टू इंश्योर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब उसको अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट का हमारा ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्लियरली मेंशन होना चाहिए। इसका मतलब उसको अपने फाइनेंशियली सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं रहना पड़े। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का यही मतलब होता है कि फाइनेंशियल अगर पैसे की प्रॉब्लम होती है, अर्थ की प्रॉब्लम होती है, अर्थव्यवस्था के लिए किसी राज्य को अपने देश पे निर्भर नहीं, अपने केंद्र सरकार पे निर्भर नहीं रहना पड़े, तो यही होता है हमारा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। इसका मतलब उसको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, उसका अपना एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है। ये तो हमारा 6 हो गया। 7th क्या हो गया कि हमारा फेडरलिज्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। फेडरलिज्म का 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? पहला हमने पहले पढ़ लिया इसके बारे में, टू प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, टू सेफगार्ड यूनिटी ऑफ द कंट्री। हमारे देश की एकता बरकरार रहनी चाहिए, वही हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। और एकता बरकरार रहने के साथ साथ हमें जितनी भी रीजनल डाइवर्सिटी है, हमारी जितनी भी विविधता हैं, उन सबको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। एंड टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, जो भी डाइवर्सिटी हैं सबके बीच में एकोमोडेशन करना चाहिए। एकोमोडेशन का मतलब सामंजस्य करना चाहिए, सामंजस्य का मतलब सबको एक साथ मिला के करना चाहिए। दिस मीन म्यूचुअली एक्सेप्टेड एग्रीमेंट होना चाहिए। तो ये हमारा फेडरलिज्म का ऑब्जेक्टिव होता है। यूनिटी यानी देश की एकता के साथ साथ हमारा रीजनल डाइवर्सिटी को भी एकोमोडेट करना है, उसको भी साथ लेके चलना है। यही हमारे की फीचर्स ऑफ 7 की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म वो जाते हैं। इसका मतलब हमारा फेडरलिज्म क्या कहता है? म्यूचुअल ट्रस्ट। कौन कौन ऑब्जेक्टिव पे चलता है? एक हमारा म्यूचुअल ट्रस्ट, यानी म्यूचुअल ट्रस्ट, अगर देश और राज्य दोनों के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ तुम सही करोगे, हम भी सही करेंगे, हम लोग सिटीजन पे गवर्न सही से करेंगे, तो म्यूचुअल ट्रस्ट भी होना चाहिए। और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, सब एक साथ रह सके। अलग अलग राज्य के वासी हैं, देयर आर डिफरेंट स्टेट, वो एक साथ आए हैं, इसका मतलब वो सब एक साथ रह रहे हैं। जैसे कि हम लोग इंडियन है, हम लोग राष्ट्रीय, हम लोग भारतीय हैं, तो मतलब क्या हुआ? दे ऑल आर रेडी टू लिव टुगेदर, सब एक साथ रहने के लिए तैयार हैं। यही हमारा फेडरलिज्म का प्रिंसिपल हो गया। और फेडरलिज्म के की फीचर हमने स्टडी कर लिया। नेक्स्ट क्लास में विल स्टडी अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म कैसे कैसे बनाए जाते हैं। देयर आर मेनली 2, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। देन वी विल स्टडी अबाउट व्हाई इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। इंडिया में हमारा फेडरलिज्म को कैसे हम लोग साबित कर सकते हैं कि इंडिया हमारा सारे ये जो सारे की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म है इंडिया पे कैसे लागू होते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। और बाकी हम लोग आगे की सारे टॉपिक्स को एक एक करके क्लियर करेंगे। और मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है उसका नोट्स along with previous year questions, NCERT solution and many more resources you can download it from our website edujiva.com, edujiva.com। और दोस्तों हमारे चैनल एडुजीवा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों, बाय।